Richest Man in Babylon, Book Summary, narrated by AI Machine Dave. Introduction। बहुत पहले बेबीलोन में अर्कड नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। असल में वह देश का सबसे अमीर आदमी था। ये देखकर उसके बचपन के दो दोस्त उसके पास आए और पूछने लगे कि वह इतना अमीर कैसे बन गया, जबकि उन्होंने भी इतनी मेहनत की थी, लेकिन अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते थे। अर्कड मुस्कुराया और उन्हें बताया कि एक अन्य अमीर आदमी ने उसे पहले एक स्क्राइब के रूप में काम करने के बाद धनवान बनने की कुंजी दी थी। तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम अपने पास रखते हो, यही कुंजी थी। सीधे शब्दों में कहें तो अपने मेहनत से कमाए सारे पैसे बेकार में खर्च करने के बजाय आपको उस पैसे को बचाकर समझदारी से निवेश करना चाहिए। अर्कड ने सबसे पहले कुछ पैसे बचाए और फिर उन्हें एक ढाल बनाने वाले को उधार दे दिए। इसके बदले ढाल बनाने वाले ने उसे ब्याज दिया और ऐसे अर्कड की संपत्ति बढ़ने लगी। बेबीलोन में इसी तरह के किस्से भरे पड़े हैं। इन किस्सों के जरिए आप सदियों पुराने ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो आज की दुनिया में भी उपयोगी है। आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि एक लकड़हारे को कभी उधार क्यों नहीं देना चाहिए, सिवाय इसके कि उसका लकड़ी काटने का असली व्यवसाय हो। अंत में आपको पता चलेगा कि क्यों थोड़ी मेहनत भी आपको बहुत भाग्यशाली बना सकती है। लेसन: स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज द की टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसे बचाने और अमीर बनने में क्या फर्क है? कुछ लोग दूसरों की तुलना में इतनी आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मितव्ययी हैं और अपनी सारी बचत गद्दे में डाल देते हैं, जबकि अन्य लोग अपने पैसे बेतरतीब चीजों पर खर्च कर देते हैं? सच तो यह है कि सिर्फ पैसे जमा करने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको यह भी जानना होगा कि उन्हें समझदारी से कैसे निवेश किया जाए। दोनों अतिवादों के बीच संतुलन बनाना ही असली कुंजी है। बेशक पैसा बचाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अपनी सारी आमदनी खर्च न कर पाने के कारण थोड़ा कम खर्च करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप पेरिस में उस शहर सप्ताहांत को छोड़ दें जिसकी आप योजना बना रहे थे, या उस रजाईदार प्रीमियम टॉयलेट पेपर को खरीद लें जिसे आप खरीदते हैं। सादा प्रकार उतना ही प्रभावी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अमीर बनने का पर्याप्त साधन नहीं है। इसके अलावा आपको निवेश के विकल्पों की तलाश करने की भी आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके गद्दे में रखे पैसों के मूल्य में वृद्धि का कोई रास्ता नहीं है। आप इसे बैंक में रखते हैं तब भी आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। स्टॉक, सरकारी बॉन्ड या स्टार्टअप पूंजी बेहतर विकल्प हैं जो आपकी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। यदि आप इन चरणों का सही ढंग से पालन करते हैं तो आपकी बचत बिना किसी अतिरिक्त कार्य के मूल्य में वृद्धि करेगी। जब भी संभव हो स्मार्ट निवेश करें। अपना पैसा उन लोगों के हाथों में न दें जो इसे संभालने के लिए योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, आपको अपना पैसा एक लकड़हारे को सिर्फ इसलिए नहीं सौंपना चाहिए क्योंकि वह दावा करता है कि वह एक हीरा व्यापार कंपनी शुरू करने जा रहा है, लेकिन एक हेज फंड के पास शायद आपसे ज्यादा बाजार ज्ञान है, इसलिए उनके साथ अपने पैसे पर भरोसा करना समझदारी हो सकती है। लेसन: ऑलवेज एडमिटिंग हाउ लिटिल यू नो इज द ट्रिक टू बीइंग फाइनेंशियली सक्सेसफुल। क्या आप अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं, समझदार भी मानते हैं अपने आप को? तो चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। ज्ञान का असली रास्ता अपनी नासमझी को विनम्रता के साथ स्वीकार करने से शुरू होता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात अपने आप को इसलिए ही बड़ा ज्ञानी मानते थे क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अपने आप को ये झूठी तसल्ली मत दीजिए कि अब आप बहुत कुछ जान गए हैं, बल्कि थोड़ा रुककर अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दीजिए। खासकर जब भी आप कोई नया ज्ञान सीखो तब इस विचार को साथ रखना। सच्चाई तो यह है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो अगर हम चाहें तो यह हमें उन कई जगहों की तरफ भी इशारा करता है जहां हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बुनियादी सिद्धांतों को समझ लेता है तो उसके सामने इसके और पेचीदे और गहरे हिस्से आ जाते हैं। ये और गहरे सिद्धांत इंसान को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अभी भी कितना कुछ नहीं जानता। अगर कुछ होगा तो आज आपको अपनी नासमझी का एहसास और भी ज्यादा हो सकता है। खासकर जब बात पैसों की आती है, ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे कितनी कम जानकारी रखते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर लोगों को साधारण से साधारण आर्थिक नियम
जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझने और इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है। इससे भी बदतर यह है कि वे अक्सर बिना रुके इस थोड़ी सी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं और यह सोचने की जहमत ही नहीं उठाते कि वे कितना कम जानते हैं। उदाहरण के लिए 2008 में कई लोगों ने बहुत पैसा खो दिया क्योंकि उन्होंने जोखिम भरे बंधक निवेश, सब प्राइम मॉर्गेज में निवेश करना सीख लिया था, लेकिन उस बाजार के बारे में और जानकारी लेने के लिए नहीं रुके। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस उत्पाद में वे निवेश कर रहे हैं वो कितना मजबूत और सुरक्षित है। जब बात वित्त या पैसे की आती है, तब और पढ़ने सीखने के लिए मेहनत करने से आप अपने आसपास के लोगों की नासमझी का फायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद आप उनके साथ बेहतर सौदे कर पाएंगे या शायद कोई निवेश का मौका दूसरों से पहले पहचान पाएंगे। लेसन: Put your money to work for you over the long haul by investing in items that will appreciate in value rather than spending it all on gratification. अमीर होने और सिर्फ पैसा कमाने में क्या अंतर है, जानना चाहेंगे? अगर आप बाकी लोगों जैसे हैं तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कोई अंतर होता भी है, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा अंतर है। अमीर होना उस स्थिति को कहते हैं जहां आपके पास मौजूद पैसे से और पैसा बनता है, न कि दूसरी तरफ। इसको समझने के लिए सोचिए कि आप एक सफल कारखाने के मैनेजर हैं और हर महीने एक मोटी तनख्वाह लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में अमीर बन रहे हैं? शायद नहीं। इसके लिए आपको अपनी कमाई से थोड़ा पैसा बचा कर रखना होगा और उस बचाए हुए पैसे का एक हिस्सा कहीं निवेश करना होगा। मान लीजिए आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अलग रखकर रियल एस्टेट में लगा देते हैं। ऐसे में आपका पैसा काम करने के बजाय बढ़ेगा, या यूं कहें कि अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आमतौर पर लोग पैसा कमाने पर सिर्फ तात्कालिक फायदे के बारे में सोचते हैं। वे बस इतना सोचते हैं कि अगली तनख्वाह से क्या खरीदेंगे और भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन ऐसी सोच अपने आप में एक खतरा है। आखिर क्या होगा अगर वह तनख्वाह आनी ही बंद हो जाए? लेकिन अमीर बनने के लिए भविष्य की तैयारी चाहिए। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट को ही देख लीजिए। इससे आप अभी जादू से अमीर नहीं बन जाएंगे। इसके मूल्य बढ़ने का इंतजार करना होगा या निवेश के ऊपर खर्च किए गए पैसों को वसूल करना होगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार निवेश का फल मिलने लगे तो वो तब तक मिलता रहेगा जब तक आप उस निवेश को अपने पास रखेंगे। इस तरह से भविष्य के लिए तैयारी करने से आप नौकरी छूटने जैसी अनहोनी घटनाओं के लिए भी तैयार रहेंगे। लेसन: It is possible to make a lot of money investing in things that repay themselves with interest. पैसे उधार लेने और देने में क्या फर्क है? जब आप पैसे उधार लेते हैं, जैसे कि आप छात्र ऋण लेते हैं, तो संभावना है कि आपको ब्याज का भुगतान करना होगा। उल्टा भी सच है। पहले से ही धनी व्यक्ति दूसरों को पैसा उधार देने और उनसे ब्याज वसूलने की प्रथा से और भी अधिक धन जमा कर सकते हैं। पैसा मजदूरों या कच्चे माल की तरह एक संसाधन है और इस पर ब्याज का भुगतान करना अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो आप एक कारखाना खोलने की सोच रहे हैं। आप असल में क्या खोज रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आपको अपने सामान बनाने के लिए कच्चे माल और श्रम दोनों की आवश्यकता होगी। इन संसाधनों से जुड़ी लागत अनिवार्य रूप से आप पर पड़ेगी। हालांकि कारखाने के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में पूंजी किसी भी अन्य संसाधन की तरह मौद्रिक मूल्यांकन के अधीन है। वेतन श्रमिकों को लुभाने का एक निश्चित तरीका है और ब्याज निवेशकों को अपने पैसे से अलग करने का एक निश्चित तरीका है। चक्रवृद्धि की प्रकृति के कारण ब्याज उन लोगों के लिए एक आकर्षक निवेश माध्यम है जो पैसा जमा करना चाहते हैं। ब्याज के साथ आप न केवल आय अर्जित कर सकते हैं, बल्कि आपकी ब्याज आय भी समय के साथ बढ़ेगी। एक काल्पनिक स्थिति लें जहां आपने किसी स्टार्टअप में $60,000 लगाए और जब समय आए तो मालिक आपको मूल राशि और 10% ब्याज कुल $110,000 के साथ चुका देता है। अगला कदम यह होगा कि पूरी राशि को किसी दूसरी फर्म में पुनर्निवेश करने का विकल्प चुना जाए जो समान शर्तें प्रदान करती है। आपका ब्याज लाभ $110,000 के बजाय $121,000 होगा, क्योंकि आपको मूल राशि और 10% ब्याज मिलेगा। इस प्रक्रिया से आपको प्राप्त होने वाला ब्याज
हमेशा के लिए जारी रखा जा सकता है। आपका पैसा न केवल 24 घंटे आपके लिए काम करता है, बल्कि यह समय के साथ बेहतर होता जाता है। आप अगले भाग में भाग्य और प्रयास के बीच के संबंध को जानेंगे। लेसन: अनलाइक चांस, opportunity may be actively pursued to increase its frequency of occurrence. आपके लिए भाग्य का क्या मतलब है? बहुत से लोगों के अनुसार भाग्य का अर्थ है किसी घटना का संयोग से होना। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? मान लीजिए कि आप एक टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं। आपने महीनों अभ्यास और सावधानी पूर्वक तैयारी की है। फाइनल जीतने के लिए आपका लक्ष्य गेंद को इस तरीके से नेट के ऊपर से मारना दुलझना होगा कि वह आपके प्रतिद्वंद्वी के हाथ से बाहर चली जाए। क्या यह एक बेतरतीब मौका था? बिल्कुल नहीं। वह सौभाग्य आपकी मेहनत और तैयारी का परिणाम था। लोग जब बेतरतीब भाग्य की बात करते हैं, तब उसका मतलब होता है संयोग। जब हम मौके की बात करते हैं, उसका मतलब लॉटरी जीतने या बिजली गिरने जैसी कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल अप्रत्याशित या हमारे नियंत्रण के बाहर हो। चूंकि भाग्य असल में यादृच्छिक, रैंडम नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि हम मौके और असली भाग्य में फर्क समझें। इसका उल्टा सच है। व्यक्ति इसे कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित करते हैं। अगर आप और भाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? मूल रूप से बस इतना करना है कि सक्रिय रहें और अपने धन को बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें। एक ऐसे उपभोक्ता तकनीकी उद्यमी का मामला लेते हैं जो रोजाना ट्रेंड रिपोर्ट्स को पढ़ने में डूबी रहती है, दुनिया भर के आर्थिक हालात पर नजर रखती है और अपने नेटवर्क में इनोवेटर्स से संपर्क में रहती है। वह कहीं पढ़ती है कि 3D टीवी बहुत जल्दी लोकप्रिय होने वाले हैं। इसके बाद उसे अपने नेटवर्क के एक इनोवेटर से पता चलता है कि वो 3D टीवी को बाजार में चल रहे भाव से आधी कीमत पर बना सकता है। वह टीवी बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती और बहुत सफल हो जाती है। इस भाग्य के साथ का असल कारण स्पष्ट रूप से उसकी मेहनत, सतर्कता और मौके को लपकने की तत्परता है। लेसन: Try not to put things off till later. Instead, be quick to see chances and grab them. बॉय स्काउट्स का नारा आपने जरूर सुना होगा, तैयार रहो। अगर आप अपने पैसे बढ़ाने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आपको भी इसी का पालन करना चाहिए। आपने पिछले भाग में देखा कि अगर आप मौकों की तलाश करते हैं और उन्हें लपकते हैं, तो संभावनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन आपने ये भी सीखा कि मौकों को जाने देने से बुरा भाग्य, खोए हुए मौके और काश मैंने ऐसा किया होता जैसी कहानियां सामने आ सकती हैं। तो कुछ लोग मौके क्यों जाने देते हैं? कामों को आखिरी मिनट तक के लिए टालना आमतौर पर इसका कारण होता है। उदाहरण के लिए, पिछले भाग में अगर उद्यमी 3D टेलीविजन की नई तकनीक में निवेश करने से पहले उसके स्थापित होने तक इंतजार करना चुने, तो उस इनोवेटर के लिए कोई दूसरा निवेशक मिल ही जाता। मौके अक्सर आपकी गोद में खुद नहीं गिरेंगे। उनके जाने से पहले ही आपको जागरूक रहना पड़ेगा और उनको पकड़ लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि और मौके आपके सामने आएं, तो आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे। जिस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, उसमें खुद को शिक्षित करना और पेशेवर संबंध बनाना जरूरी है, ताकि जब भी कोई मौका आए तो आप उसे पहचानने और लपकने के लिए बेहतर तैयार हों। लेकिन याद रखें कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, बढ़िया मौके फिर भी मुश्किल से ही मिलते हैं। लग सकता है जैसे आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लिहाजा इंतजार करना निराशाजनक हो सकता है। हालांकि जब सही समय आएगा तो आपका धैर्य रंग लाएगा। एक ऐसे व्यवसाय के बारे में सोचें जो एक ऐसा रेडियो लेकर आता है जिसे किसी भी तरह की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। वह काफी समय और मेहनत लगाकर उत्पाद को बढ़िया बनाने के बाद ही उसे निवेशकों के सामने ले जाती है। पूरे 12 महीने कोई भी संभावित निवेशक उसकी खोज पर ध्यान नहीं देता और बस इतना कहता है कि आजकल रेडियो कौन सुनता है। वह निराश हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। आखिरकार एक निवेशक उसको समझ जाता है। वो उपकरण उन अविकसित देशों के लिए आदर्श है जिनके पास बिजली की सुविधा नहीं है। उसका धैर्य काम आया और उसका उत्पाद बहुत हिट हो गया। इस वीडियो के आखिरी भाग में जानिए कि क्या कारण है आर्थिक बर्बादी के और इसे कैसे रोकें। लेसन: डू नॉट टेक ऑन डेट, इंस्टेड बी सेंसिबल विथ योर स्पेंडिंग। दिवालिया होने का सबसे आम कारण क्या है? कभी इस बारे में सोचा है?
इसका सबसे आम कारण यह है कि लोग अपने पैसे के साथ गैर तार्किक निर्णय लेते हैं। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? खर्च या फीस पर कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अपनी जरूरतों और आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना चाहिए। एक नई दिखावटी कार की इच्छा को ही लें। इसे खरीदने के लिए आपको बहुत ही बुरी शर्तों पर एक बड़े कर्ज की जरूरत होगी और असल में आपको इसकी जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपको इसे नहीं खरीदना है, लेकिन मान लीजिए कि आपने ऐसा किया। अब चूंकि आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा ब्याज भुगतान करने में खर्च कर रहे हैं, तो आपको जल्दी ही एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब आपको मूल राशि को भी वापस चुकाना होगा। आप इसे चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं क्योंकि आपके पास बस इतने पैसे नहीं हैं। आपको यही उम्मीद करनी चाहिए कि वह दिखावटी कार्य सोने के लिए भी अच्छी जगह हो, क्योंकि अचानक से आप कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। कर्ज लेना आपको निवेश के लिए बचत करने और संपत्ति बनाने से रोकता है, इसलिए यह सामान्य रूप से एक अच्छा विकल्प नहीं है। आपकी तनख्वाह कर्ज को चुकाने में लग जाएगी। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन ऐसा करने से लेनदारों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे कर्ज लेने वालों को संपत्ति बनाने से रोकता है। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। लेनदारों के लिए सबसे खराब स्थिति यही है कि कर्ज लेने वाले लोग अपना कर्ज पूरा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, पिछले यूरोपीय आर्थिक संकट के दौरान ग्रीस ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक से भारी कर्ज ले लिया था। उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में उस देश की सरकार शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन वगैरह जैसे दीर्घकालिक आर्थिक विकास में निवेश नहीं कर पाई। बिना ऐसे निवेश के देश अपना पूरा कर्ज कभी नहीं चुका पाता। नतीजा यह है कि इस तरह के कर्ज नहीं चुकाए जा सकते और इससे लेने वाले और देने वाले दोनों को नुकसान होता है। इसलिए कर्ज देने वालों के लिए अच्छा होगा कि कर्ज चुकाने को रोककर कर्ज लेने वालों को उभरने का मौका दें। यहां दिया गया मुख्य विचार यह है, मितव्ययिता से रहकर पैसे बचाना और उस बचाए हुए पैसे का कुछ हिस्सा पर ब्याज कमाने वाले निवेश में लगाना अमीर बनने की कुंजी है। मेहनत करना और बहादुरी के साथ मौकों को लपकना ऐसे तरीके हैं जिनसे आप भाग्यशाली बन सकते हैं। यह आपको समझना होगा।